अचीव कैसे होता है कोई भी चीज का गोल? मैं जहां आज खड़ा हूं, 5 4 3 साल पहले जब गलती से नसीब में नहीं लिखा था या जो भी था, जब अनअकैडमी पे काम करना शुरू किया था, तब ये सोच लिया था कि एक दिन अपना ऐसा ऑफिस होगा, राइट? और विजुअलाइजेशन या फिर हम ये कहते हैं पावर ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो पावर ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है जब तुम अपना इकोसिस्टम वैसा बनाते हो। इकोसिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं? अपनी हैबिट्स वैसी बनाते हो। अगर तुम्हारा या तुम्हारी हैबिट्स गलत हैं तो पावर ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। पावर ऑफ अट्रैक्शन का एक पहलू जो बहुत ज्यादा ओवर एम्फेसाइज किया गया वो ये है कि बस विजुअलाइज करो, सुबह उठो ऐसे ड्रीम देखो कि मैं आईएएस बन गया, लाल बत्ती चमक रही है, राइट? उससे कुछ नहीं होगा अगर तुम दूसरा पार्ट उसका पूरा नहीं कर रहे हो। दूसरा पार्ट क्या है? द टॉयल एंड द हार्ड वर्क, द पंक्चुअलिटी, द डिसिप्लिन। इसीलिए मैं एम्फेसाइज करता हूं, अगर आप अपनी आदतें बदल नहीं रहे हो, सेम हैबिट्स चल रही हैं, सेम फ्रेंड्स चल रहे हैं, सेम वही रूटीन, तो कहीं ना कहीं आप पावर ऑफ अट्रैक्शन का जो अदर साइड ऑफ द बैलेंस शीट है ना, प्लस साइड होती है, माइनस साइड होती है, तो तुम प्लस साइड को पूरा नहीं कर रहे हो। तुम अपनी नजरों में गिरते हो कि मैं रोज क्लास के लिए लेट होता हूं, सिर्फ वो 5 मिनट, सिर्फ 10 मिनट, 7 मिनट, राइट? वो तुम्हें नेगेटिव साइड पे बैलेंस पावर ऑफ अट्रैक्शन की हम ड्रॉ करें तो वो नेगेटिव साइड पे एक एंट्री और कर देती है, राइट? तुम्हारी नेगेटिव एग्रेवेटिंग फैक्टर्स और मिटिगेटिंग फैक्टर्स जैसे हम देखते हैं। तो पावर ऑफ अट्रैक्शन का बैलेंस शीट जो है, तुम्हारे यहां पे नेगेटिव एंट्री बढ़ गई, पॉजिटिव एंट्री कि तुम टाइम पे पहुंचे, क्या तुम अपने रिवीजन पूरी कर रहे हो, क्या तुम अपना जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है उसे पूरा कर रहे हो, ये पॉजिटिव्स हैं। अगर पावर ऑफ अट्रैक्शन को काम करवाना है तो नेगेटिव्स कम होते जाने चाहिए और पॉजिटिव ज्यादा, राइट? विजुअलाइजेशन करने से, विजुअलाइजेशन से पावर ऑफ अट्रैक्शन अगर पूरा होता तो फिर तो हर कोई चांद पे पहुंच गया होता, फिर तो हर कोई आईएएस होता। ड्रीम तो हर कोई ले रहा है ना। ड्रीम पूरा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि तुम्हें ये साइड पूरी करनी है। उसका एक छोटा सा पहलू है डिसिप्लिन। सिर्फ डिसिप्लिन से भी काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जो कर रहे हो क्या वो सही कर रहे हो? डन। इसी से आगे बढ़ेंगे, अभी के लिए इतना था। इसीलिए मैं एम्फेसाइज करता हूं कि अगर पहला एस्पेक्ट ही नहीं है, परसिवरेंस, परसिस्टेंस एंड पंक्चुअलिटी, तो पहला प्रिंसिपल है पंक्चुअलिटी, राइट? अगर यही नहीं है तो ये दोनों नहीं आएंगे। ट्रिपल पी मॉडल कह लो, जो कह लो। नाउ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो हमें पीपीटी एक बार पढ़नी है, ये रही। Today we are going to understand the philosophy of the Constitution. So, preamble, as we know by now, that it is a guide to understanding the philosophy. It is a guide to understand the philosophy of the Constitution, right? So is the case of directive principles. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्या? कौन से 3 पार्ट्स? गांधीयन, लिबरल इंटेलेक्चुअल एंड सोशलिस्टिक। ठीक है, तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या बताते हैं? सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, राइट? सो प्रियम्बल इज द होरोस्कोप टू द कॉन्स्टिट्यूशन. Preamble to the Constitution of India is a brief introductory statement that sets out the guiding purpose and principles of the document, and it indicates the source from which the document derives its authority. Preamble derives the authority from the people. We, the people of India, having solemnly resolved, right? So, the hopes and aspiration of the people as well as the ideals before our nation are described. Ideals क्या है? हमें एक सोसाइटी बनना है। कैसी? जस्ट सोसाइटी। हमें जस्टिस कैसी तरह का चाहिए? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस। ये 3 तरह का जस्टिस हमें चाहिए। तो ये क्या है? आइडियल्स हैं। ये आइडियल्स कहां पे भी रिफ्लेक्ट होते हैं? डीपीएसपीज में भी। तो हमने पढ़ा ना कि दीज आर आइडियल्स या फिर पियोस वर्ड्स, PIOUS। प्रियम्बल और डीपीएसपीज में जो दिया गया है उसको पुण्य की भाषा बोला जाता है। डीपीएसपीज क्या है? पियोस वर्ड्स, प्योर वर्ड्स, पायस। Pious words. Okay, so it may be considered as the heart and soul of the Constitution. ये तो हो गया preamble का।
preamble can be referred to as the preface which highlights the entire constitution. We have covered this everything, right? Just a kind of prelude. अब सेम चीजें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे भी अप्लाई होती हैं. ये डॉक्यूमेंट आई थिंक वी हैव कवर्ड इट इन अ क्लास और नॉट. आपकी हाँ इनिशियल क्लासेस, वर यू अ पार्ट ऑफ इट दिस क्लास? आप तो थे. आपने ये कवर करा था हमारे साथ? नहीं कवर करा है. आपने तो टाइम पे ज्वाइन किया था. ये आपकी क्लास में पहले आपने कवर कर रखा है. यू हैवंट कवर्ड इट, राइट? सो प्रियम्बल में जो वर्ड्स दे रखे हैं सेक्युलर, सोशलिस्ट, इनके ऊपर कंट्रोवर्सी हुई थी 2014 में. बीजेपी प्रपोज द आइडिया ऑफ अमेंडिंग द प्रियम्बल टू रिस्टोर द प्रियम्बल टू इट्स ओरिजिनल वर्जन. प्रियम्बल का ओरिजिनल वर्जन क्या कहता है? कि इसमें ये वर्ड्स थे ही नहीं. सेक्युलर और सोशलिस्ट words were not there in the preamble to the Constitution of India. They were inserted later on via 42nd Amendment Act. 42nd Amendment Act ने इंदिरा गांधी के टाइम पे socialism was at its peak in the country, right? तो अब इसको डिलीट करने की अगर हम बात भी करते हैं, अमित शाह ने बात करी कि इसको डिलीट कर देते हैं. इसको डिलीट करने से, रिपील करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा. क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दीज वर्ड्स, Supreme Court has held that these words are a part of basic structure. Which judgment? Minerva Mills or Keshwanand Bharti, right? So that the Constitution does not specifically mention privacy has been held against privacy as a right. तो गवर्नमेंट ने 2017 में सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस चल रहा था कि that right to privacy is not a fundamental right enshrined explicitly in the Constitution of India. तो ये बोला गया कि ये तो वर्ड लिखा नहीं है, तो आप राइट टू प्राइवेसी नहीं दे सकते. सुप्रीम कोर्ट को ये बोला गया अटॉर्नी जनरल के द्वारा. तो सुप्रीम कोर्ट में क्या बोला गया? विपक्ष ने ये बोला, जो काउंटरिंग पार्टी थी उन्होंने ये बोला कि आर्टिकल 21 में एम्बेडेड है. राइट टू लाइफ मींस व्हाट इज राइट टू लाइफ विदाउट प्राइवेसी, राइट? अगर प्राइवेसी ना हो तो राइट टू लाइफ क्या हो जाएगा? कुछ नहीं. तुम किससे चैट कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, कितने बजे तक कर रहे हो, क्यों लेट आ रहे हो, किससे मिल के आ रहे हो, सारा कुछ अगर मुझे पता हो तो तुम्हारी प्राइवेसी नहीं रही. राइट टू लाइफ क्या बचेगा? मुझे तो छोड़ो, अगर मोदी जी को पता हो कि राहुल गांधी किससे चैट कर रहा है पेगासस वायरस के जरिए या उसके जरिए, फायदा नहीं होगा, राइट? दिक्कत हो जाएगी ना. तो इसीलिए बट इट कैन नेवरदलेस बी डिराइव्ड फ्रॉम आर्टिकल 21 as well as preamble to the Constitution which upholds the dignity of the individual, right? Now should these words be deleted? क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है. अभी जैसे सेक्युलरिज्म की बात हो रही है, सेक्युलर क्रेडेंशियल्स ऑफ द कंट्री आर बीइंग डिस्टर्ब्ड और दे आर एट द रिसीविंग एंड, राइट? टेम्पल्स, अभी जामा मस्जिद की भी बात हो रही थी कि जामा मस्जिद को भी वहां पे, हाँ, कुतुब मीनार. अच्छा, मैं थोड़ी आगे चला गया. I was telling my wife कि अब अगला नंबर शायद उसका भी हो सकता है. ठीक है, कुछ नहीं पता. 27 temples, Hindu and Jain temples were there below, I mean at the place where Qutub Minar is constructed. तो अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या कहा है कि ये रिलीजियस प्लेस नहीं था, तो आप इसको तोड़ने की बात मत सोचो, राइट? ये हमारे अंडर आएगा. तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज protecting the property. Very soon you would get to hear the news that ASI chief has been sent to the archaeology department. उनका भी आर्कियोलॉजी में कहीं ट्रांसफर वांसफर करके सेट कर दिया जाएगा कि उन्होंने ये प्ली क्यों लिया. डन. सो हमारे सेक्युलर क्रेडेंशियल्स आर एट द रिसीविंग एंड, राइट? अब सेक्युलर क्रेडेंशियल्स के हिलने से ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्या हम सेक्युलर हैं, कहां से हैं और क्या क्या प्रोविजंस हैं. Where are the, at what all places or where are the provisions related to the secularism mentioned in the Constitution of India? ये क्वेश्चन का आंसर खुद फाइंड आउट कर सकते हो. नाउ दैट वी हैव कवर्ड द होल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. प्रियम्बल हम कवर कर रहे हैं, डीपीएसपी इस पे हम आएंगे, ठीक है? तो
ग्रैनविली ऑस्टिन सेड दैट द रूट्स ऑफ दीज प्रिंसिपल्स कुड बी ट्रेस्ड टू, ये हम कवर कर चुके थे, 1931 कराची कांग्रेस रेजोल्यूशन में सेक्युलरिज्म का मेंशन था पहली बार, अगर हम फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें। इवन मोरारजी देसाई लेड Janata Party government in which the Janasangh was a constituent did not think it necessary to delist these two words when they enacted 44th Amendment Act. अगर ये words गलत होते, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने चलो मान लो ज्यादा कुछ ऐसी चीजें कर दी थी। देखो उन्होंने क्या किया था, थियोरी में बहुत ज्यादा अच्छा लिख दिया, हम सेक्युलर हैं, ये सब हैं, ठीक है, ताकि मुस्लिम वोट बैंक मिल जाए। लेकिन उन्हीं के बेटे ने क्या किया, नसबंदी प्रोग्राम चला दिया, राइट। एक तरफ प्रैक्टिकलिटी में उनके नंबर्स को, मुस्लिम्स के नंबर्स को रिड्यूस किया जा रहा था, दूसरी तरफ लिप सर्विस देने के लिए, अच्छी अच्छी बातें करने के लिए वर्ड्स को लिख दिया गया, राइट। गलत है ना ये। तो अब दोबारा से बीजेपी भी कुछ ऐसा ही कर रही है कि बोलने को तो अच्छी चीजें बोली जाती हैं लेकिन करने को अगेंस्ट हो रहा है। तो हमारी कंट्री के जो सेक्युलर छवि है, जो कैरेक्टर है, वो खराब हो रहा है, जो कि सही नहीं है लॉन्ग टर्म में, राइट। सो इवन दी मोरारजी देसाई लेड जनता पार्टी गवर्नमेंट, उन्होंने भी डिलीट करने का नहीं सोचा। अगर ये वर्ड्स गलत होते, इंदिरा गांधी के पास मेजॉरिटी थी, उन्होंने असर्ट करी, तो मोरारजी देसाई गवर्नमेंट उसको डिलीट कर देती, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा डिलीट करने का, राइट। सो इवन दी मोरारजी देसाई लेड जनता पार्टी डिड नॉट डिसाइड। तो अब क्योंकि उन्होंने जब 44th अमेंडमेंट पास किया था तो काफी जो मिस्टेक्स थी 42nd अमेंडमेंट एक्ट की, या जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने काफी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करी थी, वो चीजें डिलीट करी गई। 42nd, प्राइमरली 44th अमेंडमेंट ने उन सारी चीजों को ओमिट कर दिया था, डिलीट कर दिया था, रिपील कर दिया था। तो अगर 44th अमेंडमेंट एक्ट पास करते टाइम जनसंघ सरकार को ये चीजें गलत लगती, सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म, तो वो उसको भी डिलीट कर देते। 3-4 साल तो हो ही गए थे, 1978 में 44th अमेंडमेंट एक्ट आया था, लेकिन उन्होंने गलत नहीं समझा। डन। 2 साल, 3-4 साल बोल रहा हूं, 2 साल थे, ठीक है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स आल्सो एम्फेसाइज that in SR Bomai case, Supreme Court held that secularism is an integral part of the Constitution's basic structure. ठीक है, with or without the amended preamble, the Indian Constitution will remain secular, but the signal of dropping these words would send wrong signal. It will be disconcerting to the minorities, right? तो ये minorities को सही सिग्नल नहीं जाएगा कि आप उसे डिलीट कर रहे हो, रहेगा तो इंडिया सेक्युलर ही, राइट। ये चीज है। नाउ अब देखो, हमेशा आई ऑलवेज टेल यू कि डेवलपमेंट करनी है तो इंडिया सेक्युलर रहेगा तो ही सही रहेगा। अब अगर आज मुस्लिम्स के साथ गलत हो रहा है, कल को कोई और कम्युनिटी का हवाला देके ये लोग वोट जीतते रहेंगे, ये सिलसिला रुकेगा नहीं ना। तो हमें क्या करना है, इनके ना ज्यादा एंटी लिखना है ना अगेंस्ट, आंसर में ना ज्यादा प्रो ना ज्यादा अगेंस्ट, हमें एक मीडियम लाइन टो करना है। जो फैक्ट्स कह रहे हैं हमें बस वही साइड करने हैं, भावनाओं में बिना बहे, अपनी क्या आइडियोलॉजी है उसको बिना दिखाए, राइट। आपकी आइडियोलॉजी नहीं दिखनी चाहिए। अब वो अलग बात है कि डिस्कोर्स इतना ज्यादा है, हवा ऐसी चल रही है कि कोई भी बदल जाएगा या कुछ भी, या आप भी इम्पैक्ट, आपके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा आपकी आइडियोलॉजी के ऊपर, बट वो आंसर में नहीं रिफ्लेक्ट होना चाहिए, राइट। सर सेक्युलर वर्ड निकालने का पॉजिटिव प्रोस क्या है? पॉजिटिव क्या जाएगा, कुछ भी नहीं सर अगर बैलेंस्ड आंसर लिखेंगे तो प्रोस एंड कॉन्स में कॉन्स तो बहुत सारे दिख रहे हैं, हाँ। सेक्युलरिज्म निकाल देंगे सर, उसमें प्रोस मुझे कोई, अब प्रोज ऐसी चीज के होंगे ही नहीं ना। बैलेंस आंसर का मतलब ये, हमने फैक्ट्स लिख दिए तो दैट बिकम्स अ न्यूट्रल आंसर। वी आर नॉट टेकिंग एनी साइड, वी आर गाइडेड, बीइंग गाइडेड बाय द फैक्ट अलोन। फैक्ट सही कह रहे हैं हम। अब सेक्युलर, हाँ जुडिशरी प्रेशर में आ जाएगा, वो एक अलग बात है। लेकिन आप ये पूछ रहे हो कि सेक्युलर वर्ड डिलीट करने से फायदे क्या होंगे, आप गुस्से में हो पक्का, ठीक है। तो सेक्युलर वर्ड अगर हम डिलीट कर देंगे तो क्या होगा, कोई फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा। सोच के देखो किसी के माइंड में कोई क्लिक हो रहा हो। थियोरेटिकली ऑल्सो ये कह सकते हो कि हम है तो सेक्युलर ही, लिखने से क्या जा रहा है, फिर लिखना क्यों है। आर्टिकल 44 का इससे कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो हम जब पॉइंट्स लिखेंगे
कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कह रहा है कि सभी के लिए रिलीजियस लॉ सेम होना चाहिए, वो सेक्युलरिज्म से जुड़ा हुआ है, राइट, बट उतना ज्यादा स्टिच टुगेदर वाला फिनोमिना नहीं है, राइट। समझ में आया कि ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड तो ये कह रहा है कि सिविल कोड जो होगा, शादी कैसे होगी, डिवोर्स कैसे होगा, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस लॉ कैसा होगा, डाउरी होगी या नहीं होगी, वो उसमें चेंज लाने को कह रहा है सिविल कोड। वो पर से ये नहीं कह रहा कि इंडिया की नेचर ऑफ स्टेट कैसी होगी, राइट। हाँ, सिविल कोड से ये फायदा है कि पनिशमेंट फॉर, जैसे ट्रिपल तलाक के लिए मुस्लिम्स को 3 साल की कानूनन सजा देने की बात हो रही थी, वो सारी चीजें ओमिट हो जाएंगी, राइट। वो सारी चीजें ओमिट हो जाएंगी कि आप ज्यादा एंटी मुस्लिम्स लॉ भी नहीं बना सकते, आप ज्यादा एंटी हिंदू भी नहीं बना सकते, ज्यादा प्रो हिंदू भी नहीं बना सकते, ज्यादा प्रो जैनिज्म ओरिएंटेड भी नहीं बना सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जैनिज्म में संथार ले लो, संथार की उस पे प्रतिज्ञा पे बैठ जाओ तो आपको सजाए मौत या आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। सबके लिए साझा, सबके लिए कॉमन पिनल कोड या सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सभी के लिए सेम क्राइम है या सेम ऑफेंस है, सजा सेम होगी। दैट इज द बेसिक मीनिंग। क्लियर? डन? सिविल, अभी उसको रिलीजियस लॉज में मुस्लिम्स को क्रिमिनल सजा देने की बात हो रही थी, ट्रिपल तलाक में 3 साल की सजा होगी। ये चीजें गलत है ना, वो नहीं होनी चाहिए। डन? जस्ट all right, so this is there. Now previous year mains questions: what is the significance of the preamble to the constitution? Bring out the philosophy of Indian polity as enshrined in the preamble to the constitution of to the preamble to the Indian constitution. So what is the significance of preamble? Economic justice as one of the objectives of the constitution has been provided in economic justice as one of the objectives of the constitution is provided in A, B, C, D. ठीक है। फंडामेंटल राइट्स दे टॉक अबाउट पॉलिटिकल जस्टिस, ये पढ़ाया था मैंने, ठीक है। पीछे तुम लोग में से मेरे को गुस्से में मत देखो, मैं तुम्हारे फायदे के लिए बोल रहा हूँ। आप पीछे गुस्से में तो नहीं हो पक्का? बच्चे टाइम पे आओ, छोटी सी चीज 5 मिनट के पीछे आप यहीं से आते हो, पीछे से ओल्ड राजेंद्र नगर से, राइट। जो इज देयर एनी सीरियस रीजन दैट यू कांट बी ऑन क्लास होती है तो? हाँ जी, सो गए थे? मेरी 3 बजे क्लास होती है, मतलब मैं भी सो गया था, बट 1:44 पे अपने आप नींद खुल जाती है। मतलब 2 बजे 2 से 3 क्लास होती है, तो 1:44 पे आधा घंटा नैप लेके, पावर नैप लो, दिक्कत नहीं है ना। बट अब अगर घोड़े बेच के सो जाओगे तो यार दिक्कत है ना, मतलब समझ रहे हो। कभी कभी होता है ऐसे कि सो गए या कुछ, बट ट्राई टू डिसिप्लिन योरसेल्फ। आपके दिमाग में 10 मिनट का, अच्छा कितनों के साथ ऐसा होता है कि 5 बजे उठना होता है, कई बार 4:50 पे नींद खुल जाती है, अलार्म लगा होता है, मतलब साल में एक बार होता होगा, है ना? होता है, साल में एक बार होता है कि हाँ डिसिप्लिन से सोए थे, राइट। मैं पता क्यों कह रहा हूँ, देखो माई वाइफ्स सिस्टर, मेरी सिस्टर इन लॉ जो भी हुई, ठीक है, तो शी इज कम टू माई प्लेस। वो दिल्ली में जॉब करने के लिए, होता है ना कि पहली जॉब लगी है या कुछ। अब कल उसे, आज सुबह उसे जॉब पे जाना था, शी इज कम विद हर भाभी। अब सुबह 6 बजे उठना है, नोएडा जाना है, राइट। तो अलार्म बज रहा है, ठीक, और हम सब ने ये कहा था कि हम इसको उठाएंगे नहीं। मेरा डिसिप्लिन का तरीका तुम समझ रहे हो, ठीक। अब सबको ये बोल दिया कि इसको उठाना नहीं है, तो पहले दिन ये लेट जाएगी, दूसरे दिन अकल आएगी। मतलब समझ में आया? तो आज अलार्म बजता रहा, लेट पहुंची, बॉस ने बोला क्या, कहाँ आए हो, मतलब सब सर्कस में आए हो या मैं ये बोलूंगा क्लास में आए हो, या अपनी मर्जी से आ रहे हो। तो द हैबिट्स दैट यू नर्चर will go along with you, right?
वो चीज ट्रांजिशन में नहीं आएगी, चेंज में नहीं आएगी, वो फिर ये हो जाएगा कि हाँ कारवां चल रहा है लाइफ का। इट इज हिज ऑनेस्टी दैट ही इज एडमिटिंग कि सो गए थे, राइट। बट आप हाँ 5 मिनट लग गए चश्मा लेने। ये तो ऐसे होगा, पहले फ्रेम लेके आए होगे, फिर एक लेंस, फिर दूसरा लेंस, उसके बाद अच्छा, तो तीसरी 3 और एंट्रीज कौन सी हैं? अब बहाने तो थोड़े अच्छे दे लो यार। पॉइंट ये है कि जितनी जल्दी ये चीजें सीख लोगे लाइफ में काम आएंगी, मतलब समझ रहे हो, वरना फिर वही होगा, एक आईएएस ने फ्लाइट रुकवाई, अब तो वो भी नहीं रुकेंगी, नौकरी तुम्हारी जाएगी, राइट। So, economic justice as one of the objectives of the Constitution has been provided in, ये हो गया, in the Constitution of India, promotion of international peace and security is included in डीपीएसपी, पक्का लॉक कर दिया जाए, डीपीएसपीज या फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज जे और के, 51 जे और के, जे के आगे देखते हैं, ठीक है। हाउ फार हैव वी बीन एबल टू अचीव, ये कर लोगे। देखो मेंस ओरिएंटेड एनालिसिस जो मैं कल पढ़ा रहा था वो ये है, इंडिया हैज अनकॉन्शियसली कन्वर्टेड इटसेल्फ इनटू अ कैपिटलिस्टिक डेमोक्रेसी। कल मैंने ये चीज बताई थी कि हम इनएडवर्टेंटली कैपिटलिस्टिक हो गए, राइट। इसका मतलब क्या है, yesterday I was explaining you the point that democracy was propagated PROPAGATED by the Western powers, by the US as a vehicle of capitalism. ठीक है, तो ये इससे क्या होगा कि लोग जागरूक होंगे, और उन लोगों को जागरूक का मतलब क्या है वो हम सिखा देंगे, वो यूएसए सिखा रहा है। वी आर अवेकनिंग टू द राइट्स फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। मतलब समझ में आया? क्या इवेंचुअली तो देखो कैपिटलिज्म है क्या, कैपिटलिज्म इज एन एपिटोम ऑफ एफिशिएंसी। जहां पे कैपिटलिज्म होगा, मैं ज्यादा मेहनत करूंगा तो मैं टॉप पे पहुंच जाऊंगा, राइट। टॉप पे पहुंचूंगा तो मेरे को पैसे ज्यादा मिलेंगे। अब आप इसको रिटार्ड नहीं कर सकते ना कि यहां तक ही है, लिमिटेड एक्सटेंट तक कैपिटलिस्ट हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा आगे पहुंचने के लिए मैं पॉलिटिकल कनेक्शंस भी बनाऊंगा, जो चाहिए होगा मैं वो करूंगा। क्यों? क्योंकि सीधा रास्ता नहीं है वहां का। मतलब समझ में आया? once you open the floodgates, once you open the small canal of capitalism, it will automatically open the floodgates of capitalism. वो अपने आप बढ़ता चला जाएगा। कि आप कैसे रोक लोगे? क्योंकि अगर मेरे को ये दिख रहा है कि आईएएस में जाने का सीधा रास्ता है, ठीक, दूसरा रास्ता क्या है? कमल का फूल, ज्ञानी जैल सिंह, उसकी बेटी। मतलब समझ में आया? समझ में आया? तो मैं दूसरा रास्ता लगाऊंगा। अगर पहला रास्ता है कि आराम से सीधा चलना है, नहीं, फिर मैं क्या करूंगा? चंदा कोचर से टांका भिड़ाऊंगा, फिर उससे लोन लूंगा, फिर उसके पति को सेट कर दूंगा। ये क्या है? टेढ़ा रास्ता। समझ में आया? तो अंबानी प्राइम मिनिस्टर जियो को प्रमोट कर रहे हैं। समझ में आया? तो इवेंचुअली ये दोनों, अभी देखो जो ब्राह्मणिकल क्लास है, हमने ये भी पढ़ा था आर्टिकल
कौन से आर्टिकल से रिलेटेड? 16 से 15 से रिलेटेड आर्टिकल 15। ब्राह्मणिकल जो क्लास है, विदाउट एनी कास्ट है, जो भी है, विदाउट एनी ऑफेंसेस टू एनीवन। पहले ब्राह्मणिकल कास्ट क्या करती थी? दे यूज्ड टू स्टे क्लोज टू राजास, पॉलिटिकल एडवाइजर्स। ठीक, जी महाराज आप इसको दंड दे दीजिए, ये सब कर दो, ठीक है, और मुझे प्रसाद दे दो। मतलब जमीन ले ली सब, या कोई अच्छी एडवाइस दी और ये अच्छा कर दिया कि आज आप शिकार पे मत जाइए, शेर खा जाएगा। तो राजा गया और सही में, राजा का बेटा गया या कोई युवराज गया, उसको सही में शेर उसके पीछे पड़ गया, लेकिन वो बच गया। अब राजा आया कि वो उस पंडित उसको बुलाइए, पुजारी जी को बुलाइए, और पुजारी को क्या करा? 2 बीघा 3 बीघा जमीन दे दी। पुजारी खुश। वो अब रोज डराएगा, राइट, कि कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही, और जितना होता जाएगा उसकी जमीन बढ़ती जाएगी। तो पहले ब्राह्मणिकल क्लास, ब्राह्मणिकल कास्ट किंग्स के पास रहती थी, राइट। अब किंग्स के पास रहने से क्या था? चाटो दक्षिणा मिलती थी, मतलब समझ रहे हो ना? सो ठीक है, तो आजकल क्या चल रहा था? वो कौन सी सीरीज का वो पार्ट था? तुम लोग सब देखते हो हैं? पंचायत नहीं था वो, पंचायत का नहीं था, कुछ और का था। चलो एनीवेज, ठीक है। तो एनीवेज कम बैक। अब क्या हुआ है, जब से कैपिटलिज्म आ गया, जब से कैपिटलिज्म आ गया, तब से क्या हो रहा है कि ब्राह्मणिकल कास्ट हैज फॉर लॉन्ग रियलाइज्ड दैट इफ यू कंट्रोल द रंग्स ऑफ कैपिटलिज्म, जैसे ही आप देखोगे, विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो सो कॉल्ड अपर कास्ट हैं ब्राह्मण्स में, वो जैसे ही सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट होते हैं, वो रिटायरमेंट ले लेते हैं या रिजाइन दे देते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं? कैपिटलिज्म में आ जाएंगे, अपना सेटअप लगा लेंगे, या जैसे ही वो रिटायर होंगे तो वो क्या कर रहे हैं? अपनी कोई अंतरिक्ष या फिर कुछ ऐसा इसरो के साथ में टाई अप करके उनको सैटेलाइट्स के इक्विपमेंट बेचना, क्योंकि दे हैव नाउ रियलाइज्ड इफ यू आर एबल टू कंट्रोल द रंग्स ऑफ, रंग्स मतलब समझते हो ना, घोड़े की रस्सी, लगाम, है ना? अगर आप उसको कंट्रोल कर लेते हो तो आप कैपिटलिज्म, पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर लोगे, और ब्यूरोक्रेसी में तुम्हारा कंट्रोल रहेगा ही। पहले वो ब्यूरोक्रेसी में जाके राजाओं के पास रहेंगे, पॉलिटिकल क्लास के पास रहते थे, एडवाइजर्स बनेंगे। चाहे लालू प्रसाद यादव भी हैं, वो भी अपने आसपास पंडित क्लास को ही, पंडित कास्ट को ही ब्यूरोक्रेसी में रखेंगे, अपने एडवाइजर्स, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, ये सारे वही रहेंगे। आज नरेंद्र मोदी जी हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ही बिलोंग्स टू ओबीसी, राइट, लेकिन उनके एडवाइजर्स कौन होंगे? प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन होंगे? नृपेंद्र मिश्रा, पंडित कास्ट। ठीक, क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि वो सही एडवाइस देंगे, या फिर वो इंटेलेक्चुअल हैं। ठीक, तो ये चीज रहती है, ये चीज चलते हुए आ रही है, इस पर स्टडीज भी करी गई हैं, सारा कुछ करा गया है। अब बात जब आती है कि अब क्यों ये प्रेरोगेटिव नहीं है, अब उनको ये पता है कि अगर आप अच्छे कैपिटलिस्ट हो, पूंजीपति हो, आप चंदा दोगे, पॉलिटिक्स को अपने कंट्रोल में कर लोगे। और अगर आप सिर्फ ब्यूरोक्रेट हो, पूंजीपति नहीं हो, तो आपका कंट्रोल नहीं चलेगा। तो कैपिटलिस्ट जो कहेगा, अंबानी जो कहेगा, अदानी जो कहेगा, वही चलेगा, आपकी नहीं चलेगी। तो इसलिए अब वो कैपिटलिज्म में ज्यादा रुचि ले रहे हैं। समझ में आया? इसीलिए कैपिटलिज्म का जो है रोल बढ़ता चला जा रहा है, और कैपिटलिज्म एक बार आपने ओपन कर दिया तो आप इसको लिमिट नहीं कर सकते, राइट। एक बार आपने अलाउ कर दिया। हमारे यहाँ पे भी देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो एक फैक्ट्री दी गई थी उनको छोटी सी, कहां पहुंच गई? पूरा इंडिया कवर कर लिया। समझ में आया? वो सिर्फ एक मरहम लगाने आए थे और गर्म करके गए अच्छे से, समझ रहे हो ना, सिकाई करके, ठीक है। सो द पैराडॉक्स ऑफ कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी manifests itself in the fact that if parties want to come to power, they have to secure the trust of both the private investors and of masses, and sadly enough, both these interests are non aligned.
समझ में आया? देखो मैसेज में कौन आता है? हम तुम सब, राइट? डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स। भाइयों बहनों, तुम्हारे अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, ठीक? इनके में 15 लाख करोड़ आएंगे। समझ में आया? तुम्हारे में आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन इनके में 30 लाख भी आ सकते हैं। ये फाइनेंस कैसे करेंगे? टीवी चैनल खरीद लिया, डिफाइंस नाम का, रिलायंस नहीं, डिफाइंस, ठीक? मान लो, ठीक? अब टीवी चैनल पे दिन भर एक आदमी सुबह 4 बजे उठता, सोता ही नहीं इलेक्शन में। बात समझो, यही मान लो, ठीक है? सोता ही नहीं। अच्छा, जो गरीबों के कपड़े छीन लेता था वो कंबल बांटते हुए नजर आ रहा होगा, है ना? जो पहले कब्जे करता था जमीनों पे, वो औरों को जमीन बांटता हुआ। सुबह सुबह वो रिक्शा वाला, उसी को ही मिलेगा वो रिक्शा वाला बाहर, जो हमें चरस गांजा फूकता हुआ दिखता है, वो उसको आराम से सोता हुआ ऐसे दिखेगा रिक्शा वाला, क्योंकि वो धर्मकर्मी है। समझ रहे हो? वो नेता एक दिन गुरुद्वारा गया, मंदिर गया, मस्जिद गया, बस उसको वो रिक्शा वाला ऐसे जाग रहा है सुबह 3-4 बजे। भाई तू क्या कर रहा है? जाग रहा, सो जा, रोज तो चरस गांजा पी के सो जाता है, आज नेता ने आना तो तू जाग गया। इन्होंने जगाया। वो वहीं पे कैमरा पर्सन इनके 4 बजे सुबह इनके दर्शन करने आया, बाबा जी के नहीं आया। सुबह सुबह इन्हीं को ही मिल गया। हम इत्तेफाक से जा रहे थे जी न्यूज की टीम, और एकदम से दर्शन हो गए। देखते हो ना ये सब? नहीं देखी ये मूवीज? जो नहीं देखी, सतयुग में पैदा हुए हो तो पीटीसी चैनल देखा करो, ठीक? वो पंजाब के इलेक्शन से पहले काफी सारे ऐसे नेता एमएलए जो पहले, जिनको कुछ को तो मैं जानता हूं, वो बाहुबली होते थे, ठीक है? वो मटके का काम समझते हो, लॉटरी मटका, उनका काम करने वाले जब ऐसे देखते हैं तो दे देते झटका। ये हुआ क्या मतलब? अच्छा, ये तो वही था अपना, रोज 2 बजे तक पीता था और फिर लॉटरी का काम चलता था, सट्टा लगाता था। आज ये बड़ा सट्टा लगा रहा है इलेक्शंस में, राइट? तो पॉइंट क्या है? क्लासेस चाहिए नोट्स के लिए। अब ये कंपनीज, टीवी में एक फिनोमिना है, न्यूज चैनल में, टीवी, सेबी ने ये कहा या इलेक्शन कमीशन ने ये कहा, दीज बिग कंपनीज दे शुड नॉट बी अलाउड टू हैव शेयर्स ऑफ टेलीमीडिया कंपनीज। If they would own the shares of telemedia companies, then they would lure the political class कि हम आपका विज्ञापन चलाएंगे, हम आपकी एडवर्टीजमेंट चलाएंगे, जब आप जीत के आएंगे तो दोनों के भाग्य धन धन हो जाएंगे। मतलब समझ रहे हो? दोनों को पैसा मिल जाएगा। अब यहां पे किसानों की इनकम डबल होनी थी, लेकिन अदानी की होनी जरूरी थी, इसलिए 1.5 साल दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे रहे ना, फार्म लॉज के चलते। तो यहां पे क्या दिया जाता है? एल्योरमेंट्स। आपकी इनकम डबल होगी, आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, जो नोट थे वो छीन लिए, फिर दिखाया देखो तुम अमीर से बराबर आ गए हो 2 दिन के लिए, वो भी लाइन में लगा है, तुम भी लाइन में लगे हो, गंगा जी में नोट चल रहे हैं, क्या कर दिया? बराबरी दिखा दी 2 दिन के लिए। अब मैसेज को वोट्स जरूरी है, पॉलिटिकल क्लास के लिए जीतने के लिए वोट्स जरूरी है, तो वोट्स 5 साल में एक बार चाहिए। यहां पे नोट्स भी लगातार चाहिए, ताकि 5 साल में इतना इकट्ठा हो जाए। तो जब कोई पॉलिटिकल पार्टी फेवर में कोई इलेक्शन इसको स्पॉन्सर करता है, डोनेशंस देता है, तो ये नेता जब जीत के आएगा तो एहसान चुकाएगा। वरना एक रोड पे जो बेगर होता है, एक भिखारी होता है, उसको 5 रुपए हम नहीं देते, इनको 500-500 करोड़ रुपए कोई क्यों देगा, राइट? In the US, business lobbying is legal. Business lobbying. What is business lobbying? Business lobbying is attempt by corporate groups to influence the direction of legislative policy of a country or state direction of legislative policy of a country or state in such a manner so as to bring benefits to them.
so as to bring benefits to them. ठीक है, ठीक है। अब देखो नीरा राडिया टेप्स का एक मैटर है, सुना है किसी ने? नीरा राडिया वाज, मान लो अरेस्ट किया गया, क्यों? क्योंकि वो कॉर्पोरेट क्लास को पॉलिटिकल क्लास तक कनेक्ट करा रही थी। क्यों लीगल नहीं है बिजनेस लॉबिंग? बिजनेस लॉबिंग की डेफिनेशन पढ़ ली? यस, इट वाज ऑफलाइन फॉर अ ब्रीफ व्हाइल। क्यों लीगल नहीं है? क्योंकि एट वन हैंड वी हैव नॉट्स, पीपल हु आर लिविंग इन एब्जेक्ट पॉवर्टी। रिक्शा वाला जो ये देखता है कि मेरा नेता जीत के आएगा, चाय वाला है, अपना है, अपन रिक्शा वाला है, वो चाय वाला है, वो जीत के आएगा तो मेरी पॉलिसी बनाएगा। लेकिन उसको तो 10 लाख का सूट पहनना है और वो देने वाले भी बैठे हैं और बचपन में नहीं मिला था। समझ रहे हो पॉइंट क्या है? अब वो तो अब पॉइंट क्या है? वो कोऑप्ट हो गया। अब पॉलिसी क्या हो गई? पॉलिसी मेकिंग आउटसोर्स हो गई। एक और एग्जांपल सुनना, कांग्रेस के टाइम में मुरली देओरा नाम के एक मिनिस्टर थे, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, तो मुंबई से थे वो, मुरली देओरा जो सरनेम है मुंबई से आता है। तो जब बचपन में मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी बीच पे खेलने जाया करते थे, ठीक है, तो ये उनको फुटबॉल वगैरह खिलाते थे और बाद में बन गए पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर। किसने बनवाया? फुटबॉल खेलने वाले बच्चों ने। समझ में आया? अब इनसे फुटबॉल खेलेंगे बड़े होके, ठीक है ना? तो और मैदान कौन सा होगा? पेट्रोल का। तो गैस प्राइसिंग फॉर्मूला कुछ ऐसा कराया गया कि वो अंबानी को फायदा दे, मुकेश अंबानी को। मतलब समझ रहे हो? तो अंकल अंकल बुलाते थे उनको। और सरकार किसकी? कांग्रेस की, मनमोहन सिंह की सरकार। मुरली देओरा की पोजीशन के लिए जो बताया जाता है 5,000 करोड़ रुपए पे किए गए कि आप मुरली देओरा को लगा दो, बाकी हम करा लेंगे। उसके बाद जब ऑयल प्राइसिंग फॉर्मूला लगाया गया, उसके लिए सी रंगाराजन को लगाया गया ऑयल प्राइसिंग फॉर्मूला के लिए। ठीक है, ऑयल प्राइसिंग फॉर्मूला सी रंगाराजन ने दिया। कैसा ऑयल प्राइसिंग फॉर्मूला दिया? कुछ ऐसा जिससे डोमेस्टिक ऑयल का प्राइस इस तरह से मिलेगा इंटरनेशनल ऑयल के प्राइस की तरह। डोमेस्टिक ऑयल का प्राइस हमारा है ना। अब तुम्हें मम्मी, हमारी मदर्स जो रहती हैं, ठीक है, घी देते टाइम ये बोले कि बेटा देख, बगल की दुकान से घी मैंने तो कोल्हू से अपने निकाला है, या गाय का, अपनी गाय है घर की, वहां पे 500 रुपए किलो हो गया, तू 500 रुपए किलो दे, फिर मैं तेरे को घी डाल के दूंगी। कैसा लगेगा? जो इंटरनेशनल एरिना में जो प्राइस था, हमारी डोमेस्टिक कंपनी रिलायंस की जो प्राइवेट कंपनी है, सरकारी नहीं है, उसको भी वही प्राइस देने के लिए सजेशन दिया गया 2013 में। ठीक है, तो मुरली देओरा की मुरली किसी और के हाथ में थी। समझ में आया? ये क्या है? बिजनेस लॉबिंग के एग्जाम्पल्स। अभी तो पता ही है, 6 एयरपोर्ट्स एक ही कंपनी को, जो भी है ना। तो ये क्या है? पुअर कंट्री में ये सारी चीजें सही नहीं जाती। इसीलिए बिजनेस लॉबिंग वेयर हैव नॉट्स आर नॉट एज मेनी एज इन इंडिया। यूएस में तो ठीक है कि वहां पे हैव नॉट्स हैं, कम है। हमारे यहाँ पे तो हैव नॉट्स है। तुम वैसे पूछो पैसे हैं, नहीं है, हैव नॉट्स। ठीक, मतलब समझ रहे हो? तो लोगों के पास हमारे यहाँ एक तो पैसे वैसे कम है और दूसरा ऐसे कम है। अंबानी अदानी के पास में भी नहीं है, उनको भी जरूरत है, वो भी हैव नॉट्स हैं। तो वो गवर्नमेंट की पॉलिसी हाईजैक कर लेते हैं, कोऑप्टेशन बोलते हैं, जब कोई ब्यूरोक्रेट वगैरह कहने पे लग जाता है। उसका आज कौन सा अवतार आ गया? कोई प्रोजेक्ट लेने के लिए आईएएस ऑफिसर के साइन चाहिए, पोजीशन बेच दो। ठीक, पोजीशन बेच किए गए हैं प्रोटेक्शन पे। एक टनल भी बन गई है, अब सीधा ही टनल एयरपोर्ट पे निकलेगी, घर पे तो आना नहीं है। ठीक है, तो पॉइंट क्या है? ऐसा भी होता है। समझ में आया? अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ है? राजीव गांधी के असैसिन को भाई इज्जत बरी किया गया। इज इट अ गुड साइन? दैट इज वाई, चलो ये ठीक है, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, जो भी हुआ, दैट इज वाई वी आर कॉल्ड एज अ सॉफ्ट स्टेट। ठीक है, तो ये कार्ल मार्क्स की रेवोल्यूशन के अब नेता जनता से, नेता क्या होगा? नेता मस्त होगा और जनता त्रस्त होगी, तो क्या होगा? ऐसी चीजें होती हैं। समझ में आया?
इंदिरा गांधी के केस में देख लो, राजीव गांधी के केस में देख लो, होनी नहीं चाहिए, गलत है। और फिर एज अ कंट्री वी आर सेटिंग अ रॉन्ग एग्जाम्पल बाय रिलीजिंग देम विद ड्यू सिंपैथीज टुवर्ड्स द तमिल फैक्टर, तमिल डायस्पोरा, बट ये गलत है। ठीक है, आप किसी देश के प्रधानमंत्री को मारने वाले व्यक्ति को बाइज्जत बरी कर रहे हो। जुडिशरी, साउथ में एनवी रमन सर, इलेक्शन, राज्यसभा, मतलब समझ रहे हो पॉइंट क्या है? डायस्पोरा, समझ में आ रहा है? इवन दो इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश, बट रॉन्ग एग्जाम्पल्स हैं, इसीलिए हम सॉफ्ट स्टेट कहलाते हैं। अब ये समझ में आ गया, ये पूरा नेक्सस। बाबास फॉर सपोर्ट इज समथिंग यूनिक टू इंडिया। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने क्या कहा था? हीरो वर्शिपिंग इज समथिंग इनेट इन आवर जेनेटिक कोड। बिजनेस लॉबिंग समझ में आ गया? बिजनेस लॉबिंग क्या होती है? इंडिया में बिजनेस लॉबिंग इलीगल है, बट एक चीज और बताना चाहूंगा, फाइनेंस एक्ट 2017 ने प्राइवेट कंपनीज को, इंडिया की डोमेस्टिक प्राइवेट कंपनीज को, पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देना पहले से अलाउड था। इंडियन डोमेस्टिक पॉलिटिकल पार्टीज वर allowed to receive the donations, were already allowed to receive the donations from domestic private companies. Were allowed to receive the donations from domestic private companies already. ठीक है, फाइनेंस एक्ट 2010 में एक एक्ट है FCRA 2010 में कांग्रेस ने पॉलिटिकल पार्टी होते हुए फॉरेन फंडिंग, फॉरेन डोनेशंस ली। फॉरेन डोनेशंस लेना डोमेस्टिक पॉलिटिकल पार्टीज को अलाउड नहीं है। ठीक है, यहां घर बैठा एक दूसरे को एक भाई डोनेशन नहीं देता या हेल्प नहीं करता, इनको फॉरेन वाले पॉलिटिकल पार्टी को यदि हेल्प करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारी कंट्री का आर्टिकल 17 क्या कहता है? 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। अगर आप कोई फॉरेनर हो और आप भारत सरकार के लिए काम कर रहे हो तो आप बाहर से नाइटहुड या कुछ भी नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि आप अपना जमीर बेच दोगे। इसी तर्ज पे पॉलिटिकल पार्टीज को बाहर से डोनेशन लेना अलाउड नहीं था। समझ में आ रहा है भाई? एक इंडिविजुअल को भारत सरकार में काम करते हुए फॉरेनर होने के बावजूद उसकी कंट्री से कोई अवार्ड लेना मना है। अगर वो अवार्ड ले रहा है तो मतलब वो अपना सौदा कर रहा है, शायद अपनी कॉन्शियंस का। ऐसे केस में पॉलिटिकल पार्टी अगर किसी बाहर की फॉरेन कंपनी से या फॉरेन से कोई फंडिंग ले रही है, इसका मतलब क्या हुआ? वो देश का सौदा कर रही है। बोफोर्स स्कैम तभी तो हुआ था, या फिर राफेल, ठीक, या फिर राफेल जैसे सौदे तभी होंगे कि आप कंपनी से, उस कंपनी से, डसॉल्ट से थोड़ा और सौदा करके कुछ और डोनेशन ले लोगे बाद में, और देश में महंगे विमान ले आओगे, फाइटर जेट्स ले आओगे। 33,000 का चीज जो है 67,000 करोड़ में ले ली। डन। तो अब ऐसे केस में यहां तक 2010 में कांग्रेस के ऊपर केस हुआ कि आपने, दिल्ली हाईकोर्ट में केस चल रहा था कि आपने फॉरेन फंडिंग कैसे वसूल ली, जब अलाउड ही नहीं था। FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, एक्सप्लिसिटली सेज दैट a political party explicitly says that political party cannot receive foreign donations till 2017, till 2016. आगे लिख रहे हैं, in Finance Act 2017, क्या हुआ? Political parties were allowed to receive donations from multinational companies in India or foreign companies. समझ में आया? डोमेस्टिक वाला भी है ही अलाउड। डोमेस्टिक वालों से टाटा, अंबानी, अदानी से तो पहले ही ले सकते थे,
टाटा ने एक ट्रस्ट बना रखा है, वो ट्रस्ट जो है कांग्रेस को भी फंडिंग देता है, बीजेपी को भी देता है, किसी को ज्यादा किसी को कम, ठीक, समझ में आया। अब पॉलिटिकल पार्टीज फॉरेन कंपनीज से डोनेशन ले सकती हैं, किससे, अमेजन से, इसलिए अमेजन ऊपर चढ़ रहा है, नहीं तो बिग बाजार तक लेते थे पहले, बिग बाजार थोड़ा और बिग होता जाता था, बिग हो गया बिग हो गया, थोड़ा और बिग हो गया, राइट। कौन था वहां पे उसके पीछे, किशोर बियानी, किशोर बियानी ऑल्सो हैड पॉलिटिकल कनेक्शंस, तो इसलिए बिग बाजार को लोन आसानी से मिल जाते थे। अब फ्यूचर रिटेल ग्रुप, किशोर बियानी का जो है बिग बाजार, उससे बड़ा एक बाजार आ गया जिसका नाम है अमेजन। अब अमेजन और जियो मार्ट एक हसीना के दो दीवानों की तरह पीछे पड़े हुए हैं, किसके, कि बिग बाजार हमें दे दो हमें दे दो। दिल्ली हाईकोर्ट में केस भी चल रहा है, मतलब समझ रहे हो क्यों, क्योंकि बड़ा प्लेयर आ गया अमेजन। अब अमेजन खरीदना चाह रहा है बिग बाजार को, क्योंकि बिग बाजार का अभी क्या चल रहा है कल्चर, 2 मिनट में डिलीवरी, 3 मिनट में डिलीवरी, 4 मिनट में, अब क्या आ गया, इंस्टेंट डिलीवरी कल्चर आ रहा है इंडिया में, राइट। अब उसमें क्या करना है, मेरा एग्जाम्पल सबसे बात कर रहा हूं, ठीक है, ब्लिंकिट वाला, ठीक। अब क्या हो रहा है कि कोई ऐसा आउटलेट चाहिए जो घर के ज्यादा दूर भी नहीं हो और ज्यादा पास भी नहीं हो, राइट, इसलिए बिग बाजार के ऊपर आइज है। अब उसको खरीदने वाले बड़ी कंपनीज आ गई, गवर्नमेंट ने पॉलिसी रिलैक्स कर दी कि अमेजन खरीद सकता है। अब गवर्नमेंट को क्या फायदा है इससे, ये फायदा है, समझ रहे हो, मतलब समझ रहे हो। हमें लगता है कि ये कंपनीज आ रही हैं अच्छा हो रहा है, हमें लगता है ना अच्छा हो रहा है। ये बेंचमार्क प्राइस जो पहले नेगोशिएट करते थे तुम अपने लोकल किराना वाले से, अंकल वो तो 35 की दे रहे हो आप 33 की दे रहे हो, या वो 33 की दे रहा है आप 35 की क्यों दे रहे हो, वो बोलता था मैं ठंडी करके दे रहा हूं। फिर दूसरे वाले के पास जाते थे बचपन में, वो कंचे वाली बोतल या कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, सबने किया ये काम, तो उसको बोलते थे उनकी कोल्ड ड्रिंक ज्यादा ठंडी होती है, आप 33 में देते हो बट कोल्ड ड्रिंक ठंडी नहीं होती थी। फिर वो कोल्ड ड्रिंक का फ्रिज का टेम्परेचर बढ़ाता था, गाँव की दुकान या कुछ ऐसा, ठीक है। तो वहां से हमें चीज बेटर मिलती थी, लेकिन पैसा अपने देश में रह रहा था। अब पता है क्या है, ना 33 ना 35, 37 और 38, बेंचमार्क प्राइस इंक्रीज कर दिया। तुम ये कहोगे ब्लिंकिट पे 38 की मिल रही है, अमेजन पे 37 की मिल रही है, फ्लिपकार्ट पे 38 की मिल रही है, अमेजन से खरीद लेते हैं। अबे नुकसान तो हमारा ही हुआ, कहां 33-35 का बेंचमार्क था, अब 37-38 का हो गया। पेट्रोल, तुम ये कहोगे कि रिलायंस पे कितने का मिल रहा है, 105 रुपए का, और हमारे इस पे बीपीसीएल पे 100 रुपए का, भारत पेट्रोलियम पे। तो 105 और 100 का जो डिफरेंस है ना, वो 90 और 105 का डिफरेंस होता अगर रिलायंस पेट्रोल में ना होता। मतलब समझ रहे हो, जानबूझ के गल्फ कवर अप करने के लिए खत्म किया गया, सब्सिडीज कल्चर खत्म कर दिया, चलो वो अच्छी बात है। लेकिन ये जो कल्चर आ रहा है ना कि हाँ अमेजन और फ्लिपकार्ट पे प्राइसेस का डिफरेंस, तुम्हारे लिए इतने सारे जो परफेक्ट कंपटीशन के ऑप्शंस थे कि इस दुकान से खरीदोगे तो ये चीज 33 रुपए की पड़ेगी, थोड़ा और दूर जाओगे तो शायद 32 की मिल जाए होलसेलर के पास। अब वो होलसेलर किसका है, हम तो जी सिर्फ अमेजन के लिए बेचते हैं, वो बेचता ही नहीं, उसने टाई अप कर लिया, राइट। तो ये चीज हो रही है, तो ये लग रहा है कि सही है। इस सारी चीज में डीपीएसपीज और प्रियम्बल कहां से आ रहे हैं, पहले हम सिटीजन थे, अब हम क्या हो रहे हैं, आगे एक और सी लग गया, सिटीजन क्लाइंट। क्लाइंट कौन होता है, जिसके पास पे करने की कैपेसिटी है, राइट। अब सिटीजन नहीं है कोई, मॉल में जाओगे, सिटीजन का मतलब क्या होता है, तुम किसी सरकारी या कहीं मार्केट में जाते थे सीपी में, तुम्हें फिर भी एक फ्रिज या प्याऊ मिल जाएगा, पानी पीने का मिल जाता है ना कि राह चलते। अब वो अलग बात है, उसको मेंटेन नहीं करते क्योंकि बिस्लेरी बेचनी है, एक अलग बात है। लेकिन पहले ये फैसिलिटीज, कॉमन फैसिलिटीज होती थी, अच्छा सा वाटर कूलर कोई ना कोई सरकार एमसीडी कुछ ना कुछ लगा देती थी। अब किसी मॉल में जाओ, पानी ऐसे निकलता है या तो पूरे कपड़े गीले करके आओगे या फिर पानी नहीं पी पाओगे। देखा है वो पीवीआर में, नहीं देखा, वो वाटर लाइक ओजेज आउट, कुछ इस तरह से वो बना होएगा और पानी इस तरह से आता है। आपको पानी पीने के लिए ग्लास नहीं दिया जाएगा, क्यों, वहां पे जो 70 रुपए की बोतल मिलती है छोटी सी, जिसमें 400 ml पानी होता है, आप वो खरीदोगे। रीजन क्या है, बेचना है। अब क्लाइंट और सिटीजन का डिफरेंस ये है, सिटीजन के लिए पहले अच्छा खासा वाटर कूलर होता था, टैप लगी होती थी, पानी पियो आराम से, लाइन होती थी वो अलग बात है, ग्लास होता था, सब कुछ होता था। अब क्या है, सिटीजन क्लाइंट मॉडल। क्लाइंट मॉडल में पानी तक पीने को नहीं मिलेगा,
अगर आपके पास पैसे नहीं है। समझ में आया? रोड पे चल नहीं सकते अगर तुम्हारे पास टोल टैक्स नहीं है। सड़क बहुत अच्छी होगी लेकिन रोड पे नहीं चल पाओगे, पैसे दोगे तभी चलोगे। अगर तुम बोलो आसपास गांव में रहते हो तो नीचे चल पटरी पे, रोड पे क्यों चलना है? आसपास रहते हो गांव पे, पटरी पे चलो, वो जो कच्चा रास्ता बना होता है। रोड पे चलना है तो टैक्स देना पड़ेगा, राइट? सो दिस इज इट। तो पॉइंट क्या है? ये सारा कुछ it is leading to what? Concentration of wealth, which is against the directive principles. समझ में आया? अब masses for votes, masses को लुभाने के लिए कुछ ना कुछ लॉलीपॉप्स देने होंगे। हम तुम्हें फ्री इंटरनेट देंगे, हम तुम्हें ये देंगे, हम तुम्हें वो देंगे। अल्टीमेटली क्लासेस फिनोमिना, राइट? तो स्टेट, पहले क्या था? स्टेट में पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंट रोल, प्राइवेट सेक्टर लिमिटेड रोल। तो सेल, कोल इंडिया लिमिटेड, बिजनेस वेंचर्स सरकार खुद ऑन करती थी। पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्रॉफिट वाज ओनली अ सेकेंडरी मोटिव। ठीक? डैम्स, हॉस्पिटल्स, वेलफेयर वर्क गवर्नमेंट करती थी। अब डैम का ठेका किसको दे देना है? किसी प्राइवेट कंपनी को, जीएमआर को या किसी को, राइट? एलएनटी को, लार्सन एंड टोब्रो, या इन बड़ी कंपनीज को, महिंद्रा, जो भी है, महिंद्रा इंफ्रास्ट्रक्चर या रिलायंस इंफ्रा, ये सारे प्रोजेक्ट बड़े इनको मिलेंगे। हम क्या है? सिर्फ मेट्रो जब बन जाएगी पैसेंजर और टैरिफ बढ़ जाएगा, हमारे पास कोई रीजन नहीं हो। ये बोलेगा कि कोयले के दाम बढ़ गए। कोयले के दाम किसने बढ़ाए? किसी और प्राइवेट कंपनी ने। बोले वो तो ऑस्ट्रेलिया से बढ़े हैं। ऑस्ट्रेलिया में कौन है? अदानी। समझ रहे हो? या अदानी की कोई जॉइंट वेंचर कंपनी होगी, राइट? अपने अंडर थे पहले। पहले लिए थे। अब वाले तो बोलते हैं गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू बिजनेस cause they do not know business। कल ही तो बताया था। पहले तो ले लिए थे ना, पहले तो अधिग्रहण कर लिया था, नेशनलाइजेशन, बैंक नेशनलाइजेशन, तभी तो एसबीआई गवर्नमेंट का हुआ। जो फाइट हुई, हाँ क्या? और क्या करूं मैं? mygov.in पे जाके क्वेश्चन पूछो कि भाई अभी क्यों नहीं कर सकते। पॉइंट क्या है? नेशनल, सुबह इकोनॉमी की क्लास में कौन कौन था? फटाफट से बताओ। मोनेटाइजेशन पढ़ रहे थे कि अगर हम, इफ यू आर सेलिंग द फैमिली गोल्ड टू मैनेज द डेली ग्रोसरीज, वेयर आर यू हेडेड? कहां जा रहे हो? अल्टीमेटली ग्रोसरीज से शुरू हुए थे 1990s में। अपना अनाज गिरवी रखना अपने अनाज के लिए आईएमएफ से कंडीशंस माननी पड़ी कि हाँ हम प्राइवेटाइजेशन अलाउ करेंगे। क्यों करवाया था यूएस ने? इसीलिए कराया था कि आज ये धीरे धीरे से एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के बाद उनकी कंपनीज 20-30 सालों में यहां पहुंच जाएंगी, राइट? वॉलमार्ट का टर्नओवर समझते हो? सेल टोटल। वॉलमार्ट का टर्नओवर इंडिया के जीडीपी से 3 गुना ज्यादा है, वर्ल्ड का टर्नओवर। मतलब समझ आ रहा है? तो अगर खरीदने पे आए देश, कितनी आसान चीज है। वो तो बस वेट कर रहे हैं कि अभी ये छोटे छोटे प्यादे बनने दो, इसके बाद इनको एक्वायर कर लेंगे। जैसे पहले छोटे छोटे राजे थे, उनको एक एक करके पैसा लगाया, एक्वायर कर लिया, राइट? होगा कुछ नहीं, हमारी लाइफ ऐसी चलेगी, एसी होगा लेकिन पसीना फिर भी आएगा, राइट? पॉइंट ये होगा, सब कुछ होगा, फैसिलिटीज वगैरह, बट वो जो चीज है ना फ्रीडम वाली, कि और भागना है और भागना है और भागना है। प्राइवेटाइजेशन में यही तो है कि हम अपना अस्तित्व भूल जाते हैं। जब तक हमारे पास वो महंगी गाड़ी नहीं है, वो महंगा फोन नहीं है, तब तक हम किसी के काबिल नहीं है, या तब तक हमारी विजडम को, हमारे इंटेलेक्ट को पहचाना नहीं जाएगा, राइट? प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें, तब तक कोई इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, तो तुम्हें भागना होगा, तुम्हें वो मटेरियलिस्टिक चीजें खरीदनी होंगी। उस टीन के डब्बे से या टीन से बनी कार के दम पे तुम्हें लोहा माना जाएगा, नहीं तो तुम्हारा लोहा कोई नहीं मानेगा। और वो कितना भागोगे उसका कोई अंत नहीं है। हमारी सिविलाइजेशन इससे ज्यादा बेटर थी ना। अल्टीमेटली दिक्कत यहां पे ये है, एक
पीसफुल लाइफ होती है ना, वो नहीं है इस कल्चर में, राइट। नाउ इन प्री लिबरलाइजेशन, ये क्लियर है, इन प्री लिबरलाइजेशन एवेटार स्टेट वाज द रूल सेटर, रूल इंप्लीमेंटर एंड ऑल्सो द प्लेयर, बेस्ट एक्सप्रेस्ड बाय द जार्गन। लाइसेंस राज, कोटा राज, सारा कुछ गवर्नमेंट कर रही थी 1990 से पहले। बिस्किट कितने बनेंगे पार्ले जी, ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। मारुति कार कंपनी में गवर्नमेंट का हिस्सा होता था। इंदिरा गांधी के दौरान संजय गांधी ने मारुति कंपनी को इंडिया में इनवाइट किया था, राइट। क्या चीज कितनी बनेगी वो गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। वो एक एक्सट्रीम थी कि ये सारा कुछ गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, राइट। क्योंकि हमारे यहां पे उस टाइम स्कैसिटी थी, अभाव था, स्टील की कैपेसिटी प्रॉपर नहीं थी, जितनी चाहिए अंडर थी उसके। व्हीट ग्रेन 1967 के बाद हम फूड सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ बढ़ रहे थे। उससे पहले हमें कनाडा से, यूएसए से गिड़गिड़ाना पड़ रहा था। तो 1974 में जो टेस्ट हुआ उसके बाद उससे भी हमें बैन कर दिया गया, राइट। हमें फूड ग्रेन्स, व्हीट ग्रेन्स, कनाडा और यूएसए ने सैंक्शंस लगा दी, जैसे आज ईरान के ऊपर लगती हैं। तो पोस्ट लिबरलाइजेशन एवेटार में स्टेट इज फंक्शनिंग इन अ लिमिटेड मैनर एक्सप्रेस्ड बाय द जार्गन लाइक इंडिकेटिव प्लानिंग, कि यहां पे ये करोगे तो इतना इंसेंटिव मिलेगा। स्टेटमेंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू फॉरगॉन, सुबह पढ़ाया था। तो स्टेटमेंट ऑफ टैक्स बस ये बोल दिया कि तुम झांसी में हॉस्पिटल बनाओ, तुम्हें 5 साल टैक्स नहीं पे करना, राइट, टैक्स हॉलीडेज। स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू फॉरगॉन में वो बढ़ता चला जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर को कितनी रियायतें दी जा रही हैं। डन। और क्या होता है, रोइंग स्टीयरिंग। रोइंग समझते हो, धक्का देने वाला प्राइवेट सेक्टर, स्टीयर करने वाली गवर्नमेंट, कि लॉन मोवर को, घास काटने वाली मशीन को किस तरफ घुमाना है, वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि किस तरफ जाना है। लेकिन रोइंग कौन कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर। ये दिखाने को तो प्राइवेट सेक्टर सिर्फ रोइंग कर रहा है, धक्का दे रहा है, एक्चुअल में प्राइवेट सेक्टर दोनों काम कर रहा है। किस तरफ इंडिकेटर देना है वो भी फोन अ फ्रेंड सेवा, राइट। मतलब समझ में आ रहा है। तो इन द पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा वी हैव सीन द मशरूमिंग ऑफ सो मेनी। अब देखो क्या है कि पहले जब स्टेट ही रेगुलेटर था, स्टेट ही रूल सेटर था, बीएसएनएल रूल क्या बना दिया बीएसएनएल के लिए, मेरी अपनी कंपनी, मैं ही सरकार, की कॉल ड्रॉप नहीं होनी चाहिए, इतनी जल्दी इतने गांव तक पहुंचना है, करके दिखाओ, ये लो पैसे 300 करोड़ बजट से तुम्हें दे दिए, तुम बीएसएनएल के चेयरपर्सन हो, इतने पैसे तुम्हें दे दिए, अब काम करो। जब प्राइवेट सेक्टर आ जाता है तो वो ये कहता है कि गवर्नमेंट, आपकी तो अपनी कंपनी चल रही है बीएसएनएल, तो आप हमें कैसे रेगुलेट करोगे। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज, राइट। इसीलिए क्या होता है, यहां पे ट्राई बना दिया जाता है। नाम भी एक तो इनके ऐसे है ना, ट्राई ट्राई एंड ट्राई अगेन, यू विल गेट द सक्सेस इन वायलेटिंग द नॉर्म्स, राइट। जियो ने अंधाधुंध, जिसे चोरी कहते हैं ना, वो करी। कैसे, एक फ्लोर प्राइसिंग के लिए। अब ये रेगुलेटर्स क्यों बनाए जा रहे हैं, जब प्राइवेटाइजेशन होती है तो रेगुलेटर्स बनाए जाते हैं, हर सेक्टर में रेगुलेटर होगा। गवर्नमेंट शेयर मार्केट में अपनी कंपनियां होती थी, एलआईसी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, राइट। अब जब प्राइवेट कंपनीज आ गई, उन्होंने बोला कि आपकी तो अपनी कंपनीज हैं, आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स रूल सेट नहीं कर सकती, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम रूल सेट नहीं कर सकती। रूल सेट करने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होनी चाहिए, यहां पे सभी होने चाहिए, मतलब सेबी होनी चाहिए। मतलब समझ में आया, इसका मतलब क्या है, सेबी में कौन है, सभी बड़ी कंपनीज के लोग कहीं ना कहीं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपना ऑफिसर लगा के बैठे हैं, राइट। पता नहीं लगता लेकिन है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, सभी। ठीक, सारी प्राइवेट कंपनीज इसको मैनिपुलेट कैसे करना है। और काफी बार ऐसा होता है कि ये नॉर्म्स वायलेट हो रहे होते हैं लेकिन ये चुपचाप बैठे रहते हैं। एग्जाम्पल, रिलायंस के टेलीकॉम टीवी में शेयर्स, राइट। अब यहां पे देखते हैं कि ट्राई वाले केस में क्या हुआ, बना तो दिए रेगुलेटर्स आर अ मेयर आई वॉश मतलब आंखों में धूल झोंकने के लिए, कि तुम्हें लग रहा है कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है, रेगुलेटर ने इतनी पेनल्टी लगाई। यूएस में 2011-12 में 10 में 11 में क्या हुआ था, ऑयल स्पिल हुआ था यूएस कोस्ट पे। हाँ,
यूएस में ऑयल स्पिल हुआ था, ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी जो थी वो यूके की थी, ठीक। ब्रिटिश पेट्रोलियम की एक सब्सिडी थी यूएस में, तो यूएस के ऑयल रेगुलेटर ने, जो वहां पे पेट्रोलियम रेगुलेट करते हैं, उन्होंने इतनी हेफ्टी पेनल्टी लगाई थी कि पेनल्टी लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए में सुनवाई होने के बाद फाइनल हो गया जब मैटर, कि ब्रिटिश पेट्रोलियम के इंटरनेशनल सीईओ ने, जो ओवरऑल कंपनी के सीईओ हैं, उन्होंने बोला कि अगर इससे 15% पेनल्टी ज्यादा होती तो हमें पेपर्स फाइल करने पड़ते, मतलब दिवालिया घोषित होना पड़ता। समझ में आया? हमारे यहाँ पे क्या होता है, आए दिन ऑयल स्पिल और ये न्यूक्लियर स्पिल हो जाता है हमारे यहाँ, तो पता नहीं लगता। वो यूनियन कार्बाइड देखा, वहां पे रेगुलेटर को सेट कर दिया जाता है। दूसरी रेगुलेटरी एजेंसी जो हमने क्लास में बात भी करी है, गवर्नमेंट फूड सेक्टर। पहले गवर्नमेंट खुद बनाती थी पंजीरी प्लांट्स, सुना है किसी ने पंजीरी प्लांट्स? पंजीरी प्लांट्स में क्या होता था कि जो खुराक बननी है, जो न्यूट्रिशियस फूड बनना है गरीब महिलाओं को या सभी को ही, उस टाइम सभी गरीब होते थे 1960s से 50s 60s में, तो सबको एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन देने के लिए सभी घरों में जहां पे प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स थी उनको पंजीरी दी जाती थी। अब जब प्राइवेट सेक्टर आ गया, नेस्ले एटसेट्रा, ठीक है, अब इन्होंने बोला कि भैया हम प्राइवेट हैं, तुम तो अपनी कंपनी की तरफ पार्टीशन करोगे, तो हमने एक बॉडी बना दी फसाई। मतलब समझ रहे हो, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब ये फसाई क्या करती है, जिसने फंसा ली है उसकी होली। मतलब समझ रहे हो? तो पॉइंट क्या है यहाँ पे, नेस्ले में मोनोसोडियम ग्लूटामेट, एमएसजी सुना है ना, मैसेंजर ऑफ गॉड वाला नहीं, उस पर बाद में आएंगे। एमएसजी अगर एक हद से ज्यादा है तो वो क्या करता है, ब्रेन को डैमेज करता है। 2015 में CSR नाम की मैगजीन ने ये खुलासा किया कि इतनी ज्यादा इसमें क्वांटिटी है, जो कि बच्चों के लिए छोड़ो, एडल्ट्स के दिमाग के लिए भी बाद में अल्जाइमर्स और ये सब होने लगेगा थोड़ी देर के बाद। अब सोचा मैगी कभी नहीं मिलेगी, हम जैसे स्टूडेंट भूखे मरते थे 2015 में, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन तो मैगी का हो ही जाता था, है ना। अब मैगी कभी नहीं आई, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2 हफ्ते के बाद फिर दोबारा मैगी शेल्फ्स पे, अब उस पे लिखा था MSG फ्री। अब ये नहीं पता था कि MSG उसमें फ्री है या MSG फ्री है, वो पता ही नहीं किसी को, कैसे पता लगेगा, राइट? क्योंकि कोई पेनल्टी नहीं नेस्ले पे, समझ रहे हो। पेनल्टी लगती अगर ब्रिटिश पेट्रोलियम का, उनके यार समंदर, जैसे अगर ये यूएस कोस्ट है, समंदर में 2-4 मछलियां मर गई, उन्होंने इतनी पेनल्टी लगा दी। हमारे यहाँ मतलब 4000 8000 जितनी भी मछलियां मरी होंगी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द एक्वाटिक लाइफ, क्योंकि आजकल कुछ नहीं पता क्या मिला है ना, कहीं कुछ बोल दे ये एंटी एनवायरमेंटलिस्ट है, ठीक है। तो हमारे यहाँ लोग वो खा रहे हैं जो नहीं खाना चाहिए। अच्छा, अभी ड्रग रेगुलेटर पे भी आएंगे, राइट, उसका नाम है डिस्को, मतलब आगे सी लगा देना, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स के अंडर आता है ये, ठीक है, आगे सी लगा हुआ है, मतलब समझ रहे हो तुम। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, यूएसए का FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो ड्रग्स को बैन करता है, वो हम यहां पे खाते हैं। हम क्या हुए, चूहे किसने एक्सपेरिमेंट किए थे, चूहे किसने एक्सपेरिमेंट करे, हाँ मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट, हाँ किसने करे थे, मेरे को तो जो, मतलब मान लो न्यूटन के चूहे हैं, ठीक है, हमें ऐसे कैसे पता लगेगा, मतलब समझ में आया। न्यूटन के या किसी भी साइंटिस्ट के वो चूहे पकड़ के ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, उसमें भी 4 लंग्स हैं, हम में भी 4 लंग्स हैं। हमारे ऊपर वो ड्रग्स ट्राई करी जाती है जो वहां पे बैन है, समझ रहे हो। डिस्को, सो मच फॉर डिस्को, ठीक है, CDSCO। अब ये सारी चीजें देखने के बाद वहां पे क्या किया गया, अब ये स्टोरी कहां से शुरू हुई, 1980s में। अभी ऐसी बहुत सारी एजेंसीज हैं, आगे पढ़ेंगे हम बाकी के लेक्चर्स में जीएस के। 1980s में, 1950 में वर्ल्ड वॉर एंड हुआ 45 में, ठीक है। 1950s में एक वेलफेयरिज्म की वेव शुरू हुई यूएस यूके में, लीडिंग कंट्रीज यही थी, तो उन्होंने एक वेलफेयरिज्म की वेव शुरू करी। तो 1950 से 1980s आते आते इनका फिस्कल डेफिसिट काफी बढ़ने लग गया, कि सरकार ही सारा कुछ कर रही थी, सारा काम, फोर्ड कंपनी और ये सब कंपनीज, इनिशियली सरकार ने काफी फंडिंग दी, अपने शेयर होल्डिंग लगाई, ये सब लगाया। अब इनको ये पता लग गया कि भैया ऐसे तो नहीं चल सकता वेलफेयरिज्म में, कि तुम टैक्सेस वसूलते रहोगे और टैक्सेस से ज्यादा खर्चा होगा गरीबों को
गरीबों का उत्थान करने में। क्योंकि अगर सरकार जब सारा कुछ देने लग जाती है ना, तो फिर एक सिस्टम ऐसा इवॉल्व हो जाता है कि लोग कामचोर बन जाएंगे। सबको वहां पे देखोगे वो बियर के कैन के साथ लोटपोट हो रहे होते लोग यूएस में, उनको $2,000-2,500 महीने के $500-600 अकाउंट में फ्री मिलते हैं, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। अब उसे चिल मारते हैं, बर्गर वगैरह एक महीने का इतना आ ही जाता है, वो सड़क पे लेट जाते हैं जैसे हमारे यहाँ पे लोग देखते हो। ठीक, अब अगर ऐसे पैसे सभी को मिलने लग गए तो उन्होंने सोचा लोग मेहनत नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो टैक्स रेवेन्यू डाउन जाएगा, इतना तो सबको मिल ही रहा है। इसीलिए ज्यादा वेलफेयर सब्सिडीज लोगों को स्पॉइल करती हैं, लोग मेहनत करना बंद। अब तुम्हें पता लगे 5,000 वैकेंसी से सारे आईएएस बन जाएंगे, आधे लोग घर पे सो रहे होंगे, मतलब समझ रहे हो। तो पॉइंट है ये, कुछ लोग जो लाइब्रेरी में बैठे हैं वो भी घर कि भैया क्या कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, है ना। तो इसीलिए ये किया गया कि अब सब्सिडीज को धीरे धीरे रोल बैक किया जाएगा, या फिर एक पूरा नया मॉडल लाया गया, ऑल टुगेदर न्यू मॉडल, जिसको ये कहा गया प्राइवेट सेक्टर लेड डेवलपमेंट मॉडल। प्राइवेट सेक्टर के लिए जब आप प्राइवेट सेक्टर को लेके आते हो तो आपको कुछ स्टैंडर्ड पैटर्न्स रखने होंगे, स्टैंडर्ड्स के लिए रेगुलेटर्स बनाने होंगे। फिर सिटीजन्स चार्टर्स बनाए गए। सिटीजन चार्टर समझते हो, चार्टर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इवन इफ यू आर अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, you have to carve out a charter of responsibilities towards the citizens. किसी बैंक में जाते हो, गांधी जी की फोटो के ठीक बाद वो एक पर्चा लगा होता है जिसपे कुछ नहीं पढ़ सकते, इतना छोटा होता है, उस पे क्या लिखता है, सिटीजन चार्टर, कि हम आपकी तरफ कैसे अकाउंटेबल हैं। ठीक है, जैसे रास्ते में मैं आता हूँ, मेरे रास्ते में पंजाब एंड सिंध बैंक पड़ता है, वहां पे लिखा है जहां सेवा ही उद्देश्य है। पंजाब एंड सिंध बैंक है वो, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड इंडिया अंडरटेकिंग, उस पर लिखा है जहां सेवा ही उद्देश्य है, वो उनका मोटो है। तो ऐसे मोटो के नीचे चार्टर होता है, उसमें चार्टर में लिखा होता है अगर आप बैंक में गए हैं आपका डिमांड ड्राफ्ट इतनी देर में बन जाएगा, अगर आप चेकबुक अप्लाई कर रहे हैं या नया अकाउंट खुला रहे हैं 1 घंटे में खुल जाएगा। तो सारा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अगर आप डॉक्यूमेंट्स लेके आते हो इतनी देर में हो जाएगा। थाने में गए, वहां पे भी सिटीजन चार्टर लिखा है, अगर आप एफआईआर लिखवा रहे हो तो पहले आपको ही जेल में डाल दिया जाएगा मतलब समझ रहे हो, उल्टा फंसा दिया जाएगा, प्रोवाइडेड कि जिससे आपने पंगा लिया है वो आपसे इन्फ्लुएंशियल हो। समझ में है। तो सिटीजन चार्टर्स, ये सारे डिलीवरेबल्स यूएस और यूके में एक सिस्टम लाया गया, रोनाल्ड रीगन एंड मार्गरेट थैचर, दे बोथ वर दी President and Prime Minister of US and UK respectively. Ronald Reagan, R-E-A-G-E-N, Ronald. Margaret, M-A-R-G-A-R-E-T. M-A-R-G-A-R-E-T. Margaret Thatcher, T-H-A-T-C-H-E-R. Ronald Reagan was the president of USA. Margaret Thatcher was the prime minister of UK. इसको पॉपुलरली कोलोकियली ये कहा जाता है थैचरिज्म एंड रीगनिज्म। रीगनिज्म एंड थैचरिज्म, इसका मतलब क्या है, रोनाल्ड रीगन और मार्गरेट थैचर ने जो करना था, जो काम सिस्टम लेके आए, तो इन्होंने 3-4 पिलर्स बनाए कि भाई हम प्राइवेटाइज तो करेंगे लेकिन उससे पहले प्राइवेट सेक्टर काम करेगा ये कैसे इंश्योर करें। लाइसेंस राज हमने ऊपर लिखा है, लाइसेंस राज। ठीक है, लाइसेंस राज की जगह इन्होंने ये कह दिया सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन के जरिए काम करो। अब जैसे तुम सामने जाते हो, एंटर करते हो, वहां पे भी वैसा ही पर्चा लगा है, बस गांधी जी की फोटो नहीं लगी क्योंकि हम ईमानदार नहीं हैं। ठीक, तो पॉइंट क्या है, हमें सेल्फ डिक्लेयर करना होता है कि हम कोविड के प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं, हमारे पास नेसेसरी परमिट्स हैं। क्योंकि अप्रूवल कराओगे, सारी कंपनीज अप्रूवल कराने गई, वहां पे क्या चलता है, चंदा नोट। ठीक, अब क्या है, जो गलती कर रहा होगा उस पर हेफ्टी पेनाल्टी लगाई जाएगी। अब वैसे नहीं रोकेंगे,
पुलिस में भी वही अप्रोच देखते हो। पहले पुलिस की गाड़ियां होती थी 1995 में, 2000 में, पुलिस रोक रोक के पहले चेक करती थी कि डॉक्यूमेंट पूरे हैं कि नहीं, यानी कि तब सबको चोर माना जाता था, राइट। अभी थोड़े साल पहले भी प्राइम मिनिस्टर ने यह बोला था कि मुझे एक चीज पे बहुत आश्चर्य होता है भाइयों बहनों, कि भारत में प्राइवेट सेक्टर के प्रति, पूंजीपति के प्रति ट्रस्ट क्यों नहीं है। ठीक है, तो स्टेटमेंट सही था कि पहले सबको चोर माना जाता था। ये स्टेटमेंट ना थोड़ा आउट ऑफ सिंक विद टाइम्स हो गया। उन्होंने सोचा वो शायद रीगनिज्म अभी पढ़ के आए होंगे, पॉल साइंस पता नहीं कहाँ है, ठीक, तो अभी पढ़ा होगा कहीं ताजा, तो 2016-17 में ये स्टेटमेंट दे दी। अब उन्होंने बोला कि कॉर्पोरेट जो है, उन्होंने एनोनिमिटी मेंटेन करते हुए न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था ना, बोले कि ये स्टेटमेंट तो पुरानी थी, हमें भी तो ट्रस्ट है, हमें कहाँ दिक्कत है, राइट। तो बोले कि आज के बाद कोई इनकम टैक्स ऑफिसर कहीं छापे नहीं मारेगा। ये बातें नरसिम्हा राव के टाइम की थी। नरसिम्हा राव के टाइम पे मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब ये बातें कही गई थी कि अब सेल्फ डिक्लेरेशन पे काम चलेगा। तुमने बोल दिया कि तुम चोर नहीं हो, हमने मान लिया, ठीक, लेकिन अगर तुम पकड़े गए तो पहले 100% पेनाल्टी लगती थी, अब 300% लगेगी। इससे डर बैठ जाएगा सिर्फ चोर के मन में, और बाकी सारे अपना काम करो। ऑफिस खोलना है, कोई दिक्कत नहीं, परमिट नहीं चाहिए, ऑफिस खोलो, काम करो अपना, जो थोड़ी बहुत परमिट चाहिए वो ले लो, फायर नॉर्म्स और ये सब, काम खत्म। तुम्हारा काम जल्दी चलेगा, तुम जल्दी काम करोगे, जीडीपी बढ़ेगा, ठीक, ये सिस्टम लाया गया। तो इन्होंने ये कहा कि एक तो सेल्फ डिक्लेरेशन लेके आएंगे लाइसेंस राज की जगह, कोटा फ्री परमिट, लेजेस फेयर मतलब लेट द मार्केट डिसाइड व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस्ड, डन। दूसरा, जो काम सरकार कर रही है, ये स्टेटमेंट जो आज चुराई हुई दी जाती है ना, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू बिजनेस, ये मार्गरेट थैचर की स्टेटमेंट है। जिससे चुनाव जीते थे हम कर सकते हैं, वो भी यूएसए के किसी राष्ट्रपति की स्टेटमेंट थी, यस वी कैन, बैरक ओबामा। उससे पहले बैरक ओबामा ने भी किसी की स्पीच पढ़ी थी, वो प्रेसिडेंट मुझे याद नहीं आ रहे यूएसए के, उनकी ये स्टेटमेंट थी कि हम कर सकते हैं। तो उससे जनता में क्या होता है, जैसे मैं तुम्हें बोलूं यस हम कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस आता है ना, है ना। अब तुम्हें मुझे वोट तो देने नहीं, लेकिन उनको वोट देने, तुम बोलोगे हाँ ये आदमी अच्छा है, ये होप दे रहा है, राइट, तो इसके पास चलते हैं, राइट। हिंदी मीडियम वाले सारे इसलिए, मतलब समझ रहे हो पॉइंट क्या होता है कि, समझ रहे हो ना बात को। इंग्लिश वालों में फिर भी दिमाग है, सब कुछ है। हिंदी मीडियम वाले क्या करते हैं, जिसका खुद का नहीं हुआ, हाँ हम कर सकते हैं, और यूट्यूब की स्टोरीज देख देख के चलो उधर, ठीक। अब पॉइंट क्या बाद में बता लेना यार, यहाँ पे मजा, तो पीछे ही बैठो, ठीक। सो अब दिक्कत कहां आ रही है, इन्होंने सेल्फ डिक्लेरेशन के बाद अब ये बोला कि सिटीजन चार्टर्स, ठीक है। सिटीजन चार्टर्स क्या है, सिटीजन के प्रति एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो पब्लिक नेचर के काम कर रही है, वो कैसे अकाउंटेबल होगी। इसका एक एग्जांपल देखना, दिल्ली में बिजली का कट होता है ना, तो पहले मैसेज आता है। अगर आपके पास मैसेज नहीं आता और पावर कट होता है अनएक्सपेक्टेड, मान लो कि तुम नहा रहे हो, बिजली चली गई, गलत है ना। पहले ऐसा होता था, राइट, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम कुछ जरूरी काम कर रहे हो, कपड़े धो रहे हो, चलो मान लो, या डिश वॉशर में बर्तन धुल रहे हैं और लाइट चली गई, या तुम्हें बच्चे को स्कूल भेजना, लाइट चली गई, गलत है ना ये। अब प्राइवेट सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन आपकी तरफ अकाउंटेबल होगा, सरकारी भी अकाउंटेबल होगा और प्राइवेट भी। पुलिस को भी ये बोलना पड़ेगा कि 15 मिनट के अंदर अंदर एफआईआर होगी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, भाई मैं रिपोर्ट दे रहा हूं, एफआईआर दर्ज करो। उसके लिए सारा दिन थाने में बैठोगे, क्योंकि जब तक वो दूसरी पार्टी से कंफर्म नहीं कर लेंगे तब तक एफआईआर नहीं करेंगे। कच्चे पे लिख लेंगे, फिर बोलेंगे शाम को आना, पार्टी अभी फोन नहीं उठा रही, ठीक। तो इसीलिए ये बोला गया कि सिटीजन चार्टर होने चाहिए। सरकार जब तक खुद काम कर रही थी, गलतियों का स्कोप था, लेकिन सरकार ने अगर वो काम करने के लिए टाटा पावर को, टाटा इलेक्ट्रिसिटी को काम दे दिया, तो जनता बहुत अच्छे वाले छित्तर मारेगी। क्यों? क्योंकि हमने तुम्हें चुना था। There are some functions which are called as sovereign functions. Sovereign functions क्या होते हैं? Legitimate, लिख लो, sovereign functions. तुम्हारे भी कुछ sovereign functions हैं क्लास में बैठने के। SOVEREIGN. रेन का मतलब क्या होता था? REIGN, किसी राजा की सत्ता, ठीक है। सॉवरेन का मतलब क्या होता है? हमारी सत्ता, ठीक। सॉवरेन फंक्शंस क्या होते हैं कि जो वी द पीपल, फॉर फंक्शंस फॉर विच वी द पीपल, फंक्शंस फॉर विच इन्वर्टेड कॉमर्स वी द पीपल